हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई वढ़ाई चल रही सब अच्छे से। नहीं चल रही है तो चला लो, एंड अगर चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। सो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। माय नेम इज़ चिराग दहिया एंड मेरे बारे में आप जान सकते हैं मेरे पेज के डिस्क्रिप्शन पे कि मैं ये चैनल क्यों स्टार्ट किया और मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। और जल्दी से मैं भी बता देता हूँ, मैं बस आप सबके साथ पढ़ने वाला हूँ। आई एम ऑल्सो अ UPSC एस्पिरेंट लाइक यू। एंड अभी फ़िलहाल हम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं और चलो स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मीकांत में भी हम पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था एंड उसको जल्दी से रिवाइज़ करते हैं। ऊपर से रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है और इसके अलावा प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे हो गया इंडिया, ठीक है, जापान एंड UK। यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए हमारे पास USA, ब्राज़ील एंड श्रीलंका। ऑल राइट, ठीक है। एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है उसके अंदर बेसिकली जो उसका मेन जो आप ये बोल सकते हो USP है या समथिंग विच मेक्स इट द पार्लियामेंट्री सिस्टम, दैट इज़ द एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ऑल राइट, एग्जीक्यूटिव कौन कौन होते हैं हमारे पास? PM प्राइम मिनिस्टर, हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड हमारे प्रेसिडेंट। और हमारे लेजिस्लेचर्स कौन होते हैं? जो सेंटर है, सेंटर लेवल पे हो गए हमारे MPs, ठीक है। और जो हमारे लोकसभा एंड राज्यसभा में होते हैं ये हो गए हमारे सेंटर के लेवल पर। एंड देन हमारे स्टेट्स के लेवल पर, नॉट स्टेट के लेवल पर, स्टेट्स के लेवल पर, अलग अलग स्टेट्स में MLAs एंड MLCs। MLCs क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जैसे हमारा लोकसभा है वहाँ पे तो उन जो उसके मेंबर हैं उनको हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही कहते हैं, और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनको भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही कहते हैं। लेकिन स्टेट्स के लेवल पर हमारा जो लोकसभा है उसका पैरेलल जो है उसको कहते हैं हम लेजिस्लेटिव असेंबली। सो LA, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को हम कहेंगे MLA, और जो हमारे लेजिस्लेटिव जो काउंसिल हो जाती है स्टेट्स के लेवल पर उसको बोलेंगे मेंबर ऑफ, मतलब उसके जो मेंबर है उसको बोलेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये हमारे हो गए स्टेट्स के लेवल पर। अब ये जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है ये हमारा कहाँ पर मेंशन्ड है? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। हम इसको कह सकते हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट मिला हुआ है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया। कौन से आर्टिकल्स में? आर्टिकल 74 एंड 75। हमने आर्टिकल 74 और 75 भी पढ़े थे हमारे बेयर एक्ट की जो हमारी बुक है उसके अंदर से। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स हु विल एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, ठीक है। द प्रेसिडेंट हु शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दैट एड एंड एडवाइस, ठीक है। उसके अलावा अगर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं अगर वो ऐसा बोलते हैं कि भाई ये जो तुमने एड एंड एडवाइस दी है इसको एक बार रिकन्सिडर कर लो, मेरे को ये सही नहीं लग रही है, उस केस में अगर हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हैं उस एड एंड एडवाइस को कंसिडरेशन के साथ विद सम चेंजेस और विदाउट एनी कंसिडरेशन भी अगर प्रेसिडेंट को वापस दे देते हैं तो प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो ये चीज़ हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। दिस वाज मेंशन्ड इन आर्टिकल 74। इसके अलावा मेरे ख्याल से एक चीज़ और थी कि जो एड एंड एडवाइस है, ठीक है, वो इट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इन कोर्ट, ठीक है, इन एनी कोर्ट। सो ये जो मैंने ये चीज़ बताई, दिस इज आर्टिकल 74 क्लॉज A एंड द इंक्वायरी वाली चीज़ जो मैंने बताई, प्रोविजन जो बताया, दैट इज़ इन आर्टिकल 74 क्लॉज B। इंक्वायरी इन एनी कोर्ट इज़ नॉट अलाउड,
ओके, फिर हमने आर्टिकल 75 देखा था, ठीक है। उसके हमारे क्लॉज ए था, या क्लॉज ए तो नहीं बोलेंगे, हम क्लॉज 1 बोलेंगे। उसके बाद हमारा क्लॉज 1A था, क्लॉज 1B था, देन 2, 3, 4, 5, 6 क्लॉजेस थे, ठीक है। तो क्लॉज 1 में उन्होंने जो हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने सबसे पहला जो एक रिलेशन जो है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट के बीच में, वो एक था कि जो ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, हाँ, वो एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। उसके अलावा जो अदर डायनामिक है वो क्या है, डायनामिक हम ज़रा सा एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कि जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, तो उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट हैं वो ही हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करेंगे। लेकिन इस डायनामिक में होगा क्या कि जब हमारे प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कर दी, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट को बताएंगे कि दीज आर द पीपल, दीज आर द these are the PMs, not PMs, MPs, member of parliament, इनको आई वॉन्ट कि यू अपॉइंट दैम एज मिनिस्टर्स, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट ही हैं जो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट ही हैं जो डिफरेंट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे, जो मिलके एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाएंगे, ठीक है। दैट वाज द प्रोविजन 1। उसके अलावा प्रोविजन जो 1A है, ठीक है, वो क्या कहता है, हाँ, प्रोविजन 1A से आर्टिकल 75 ये बोलता है कि भाई नॉट मोर देन 15%, ठीक है, हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसकी स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। फिर हमारा प्रोविजन 1B है, वो ये डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। यहाँ पर हमने दो चीज़ें समझी थी। एक चीज़ तो ये कि हमारा जो स्केड्यूल 10th, ठीक है, इसके अंदर हमारा जो मेंशन किया हुआ है रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो आप वहाँ पर जाकर देख लेना। और एंटी डिफेक्शन इनफैक्ट हम और आगे अच्छे से पढ़ेंगे, तो अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि जो भी हमारे जो मिनिस्टर है, ठीक है, अगर वो स्केड्यूल 10th के हिसाब से अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो वो तब तक डिस्क्वालीफाई रहेंगे जब तक जो उनका पीरियड था वो एंड नहीं हो जाता, ठीक है, और या फिर वो न्यूली इलेक्ट नहीं हो जाते, ठीक है। एंड देन हमारा जो नेक्स्ट क्लॉज था, क्लॉज 2, वो क्या बोलता है कि कोई भी जो मिनिस्टर है वो अपॉइंटेड है शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट, ठीक है। तो प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट, कोई भी मिनिस्टर है। उसके अलावा जो हमारे जो थर्ड क्लॉज है 75th आर्टिकल में, वो बोलता है कि जो हमारे मिनिस्टर्स हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, यहाँ पर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कलेक्टिवली, ऑलराइट, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हुम, टू द पार्लियामेंट। तो यहाँ पर फिर से हमारी ये बात आ जाती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल टू हुम, द लेजिस्लेचर, ठीक है। और यही इस क्लॉज में बोला जा रहा है। एंड फिर हमारा जो फोर्थ क्लॉज है वो बोलता है कि ओथ्स एंड अफर्मेशंस, ठीक है। तो जो क्लॉज 4 है वो क्या बोल रहा है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो, ये वर्ड याद रखना, एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है, हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनको उनके ओथ्स एंड अफर्मेशंस। अब ये ओथ्स जो हैं वो दो टाइप की होती हैं, विच इज़ ओथ ऑफ ऑफिस, ऑलराइट। तो ऑफ ऑफिस यहाँ पर रख दो, यहीं पर रख दो,
कोई बात नहीं, कुछ काम कर रहा हूँ मैं। एंड ओथ्स ऑफ सीक्रेसी, बहुत बार ये भी होता है कि कुछ कुछ जैसे हम RTI डालते हैं तो उसके अंदर जो हमारे MPs या MLAs होते हैं वो ओथ्स ऑफ सीक्रेसी के नाम पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, सो दैट ऑल्सो हैपन्स। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये बोल रखा है बिफोर अ मिनिस्टर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, तो ऑफिस जो है उसको एंटर करने से पहले हमारे जो प्रेसिडेंट हैं शैल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ्स ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्स सेट आउट फॉर द पर्पज इन थर्ड शेड्यूल। तो ये ओथ्स एंड अफर्मेशन से कहाँ पर हैं, थर्ड शेड्यूल में। हाँ, तो हमने ये भी याद कर लिया था कि हमने पिछली बार कितने शेड्यूल पढ़े थे, हमने 10th शेड्यूल पढ़ा था, हमने थर्ड शेड्यूल पढ़ा था और हमने सेकंड शेड्यूल पढ़ा था। हमने 10th शेड्यूल देख लिया है, इट इज़ concerned with anti defection law, and third schedule it is concerned with oaths and affirmations of the ministers and the high court judge, and the second schedule it's concerned with the emoluments and allowances of the ministers. So इसके अंदर क्या है, अब हमारे 5th जो क्लॉज है उसके अंदर क्या बोल रहे हैं, अ मिनिस्टर, राइट, a minister who for any period of 6 consecutive months is not a member of either house of parliament shall at the expiration of that period cease to be a minister. तो इसके अंदर सिंपल सी बात ये बोल रखी है कि अगर कोई मिनिस्टर है जो 6 महीने तक 6 महीने के अंदर अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनता है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं बन पाता है, तो अगर वो नहीं बन पाता है तो वो क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब 6 महीने का टाइम देते हैं। ये कैसे होता है, कैसे हो सकता है, ये होता है कि हमने अगर किसी को नॉमिनेट कर दिया राज्यसभा में फॉर एग्जांपल, ठीक है, नॉमिनेशंस होते हैं वो किस तरीके के, हमारे 12 सीट्स होती हैं और रिजर्व होती है फॉर नॉमिनेशंस, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर राज्यसभा में कोई लेट्स से कि किसी ने रिज़ाइन कर दिया अपनी सीट से, वो डेलिबरेटली भी कर सकते हैं या हो सकता है कि कोई सीट वेकेंट हो भी जाती है, तो फिर वो कोई नया इंसान फॉर एग्जांपल उसको मिनिस्टर हम बना चुके हैं, फिर वो उस सीट के लिए वो इलेक्ट किया जाता है एंड वो फिर दे बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड दे होल्ड दैट सीट एंड बिकम द मिनिस्टर एंड रन द गवर्नमेंट। एंड हमारा जो लास्ट है वो हमारी अलाउंसेज एंड एमोल्यूमेंट्स या सैलरीज के बारे में ही है, विच इज़ कंसर्न विद शेड्यूल 2। The salaries and allowances of ministers shall be such as parliament may from time to time by law determine। ठीक है, तो इसके अंदर हमने फिर पिछली बार भी क्या 3 चीज़ें समझी थी कि जो पार्लियामेंट है, ठीक है, यानी कि लेजिस्लेचर है, वो बाय लॉ डिटरमाइन करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर्स। एंड अगर ये जो सैलरीज एंड अलाउंसेस पार्लियामेंट नहीं करता है तो जो भी सैलरीज एंड अलाउंसेस जो सेकेंड शेड्यूल में लिखी हुई हैं वो उनको दी जाएंगी। हमने पिछली बार यहाँ तक पढ़ा था। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको हम कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। एंड जो प्रेसिडेंशियल है उसको हम नॉन रिस्पॉन्सिबल या नॉन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और फिक्स एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। उसके अलावा हमने एक नाम पढ़ा था आइवर जेनिंग्स जो हमारे कैबिनेट सिस्टम को न्यूक्लियस ऑफ पावर हाउस बोलते हैं, सॉरी, कैबिनेट को न्यूक्लियस ऑफ पावर बोलते हैं इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। एंड द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये हमने 2-3 बार हम पिछली वीडियो में भी समझ और पढ़ चुके हैं। उसके अलावा इसको हमारे जो पार्लियामेंट्री फॉर्म सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसको हम वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, बिकॉज जो हमारे ब्रिटिश राज है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वहाँ पर जो उनकी बिल्डिंग है पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वो वेस्टमिंस्टर लोकेशन है, आफ्टर द लोकेशन ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट वेयर द पार्लियामेंट्री सिस्टम ओरिजिनेटेड, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो रिसेंट टाइम्स में बहुत इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल हो चुके हैं, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है, प्राइमस इंटर पारस। और इसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट है उसको क्या कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट। ऑलराइट, ठीक है। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो पिछली बार पढ़ा था उसको हमने रिवाइज कर लिया है। आज हम कोशिश करेंगे कि हमारे एटलीस्ट यहाँ तक हो जाए ख़त्म, 12.5 तक। ओके, सो फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट।
अब हम फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। हाँ जी, सो हम पढ़ने वाले हैं, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, और जो जो चीज़ें मेरे को लगेंगी कि यहाँ पर समझाने की हैं वो मैं समझाऊंगा। द फीचर्स और प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया आर, ठीक है, हम फीचर्स पढ़ने वाले हैं और प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इस चीज़ में बहुत डाउट रहता है या कन्फ्यूजन रहती है कि प्रिंसिपल जो होता है वो क्या होते हैं, है ना। मतलब ऐसा तो डाउट नहीं रहता, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, ऑलराइट। तो ये जो हमारे प्रिंसिपल हैं इसको हम बोल सकते हैं टेनेट्स भी बोल सकते हैं, या जो हमारे एक्शंस को या थॉट्स को या पॉलिसीज़ या प्रिंसिपल को तो कुछ नहीं, पॉलिसीज़ या स्कीम्स को गवर्न करते हैं, जो हमारे कुछ आइडियाज़ होते हैं जिसके तहत हम चलते हैं और अपना काम करते हैं, और ये हमारे जो स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो फीचर है वो क्या है, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव्स, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास एग्जीक्यूटिव्स तो ऑब्वियसली बहुत सारे हैं, पर उसके अंदर हमारे एक हैं जो सिर्फ नाम के हैं, ठीक है, और एक हैं जो असल में है, जिसके पास असल पावर है। तो वो कौन है, द प्रेजिडेंट इज़ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो प्रेजिडेंट है वो हमारे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो प्रेजिडेंट है, ऑल दो द प्रेजिडेंट इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, बट वो हमारे एक यहाँ पर एक वर्ड बोला जाएगा, चलो उसको आगे हम पढ़ते हैं तो उससे ही क्लियर हो जाएगा। द प्रेजिडेंट इज़ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, डे यूरे एग्जीक्यूटिव और टाइटलर एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है उसको हम डे यूरे, या अगर आपको यूरे नहीं बोलना तो डे जूरे एग्जीक्यूटिव उनको बोल सकते हैं, और या टाइटुलर, मतलब सिर्फ वो टाइटल के, उनके पास एग्जीक्यूटिव का टाइटल है लेकिन उतनी पावर्स नहीं है, ठीक है, तो वो बस टाइटुलर एग्जीक्यूटिव है। तो वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव, डे फैक्टो या डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। तो हमारे पास ये दो वर्ड्स हैं, इसको हमें याद करना है, क्या है, एक तो डे यूरे कौन है, प्रेसिडेंट, क्या है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, मीनिंग सिर्फ नाम मात्र, ठीक है। और डी फैक्टो कौन है, प्राइम मिनिस्टर, क्यों है, क्योंकि असल जो रियल पावर्स हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं, ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, नाम मात्र नहीं है, ये असल में है। Thus the president is the head of the state, ठीक है। जो हमारे एक्चुअल में होता क्या है, जब पुराने टाइम्स में जो किंग्स हुआ करते थे, ठीक है, दे यूज्ड टू बी द हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, प्लस हेड ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन अगर एक ही बंदा हेड ऑफ स्टेट है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है तो उसके पास फिर बेसिकली अनलिमिटेड पावर है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोक्रेटिक, तानाशाही, यानी कि वो उसकी जो मर्जी आएगा, जो मन आएगा वो करेगा। तो ये तो ऑब्वियसली जो जनरल पब्लिक है सो जो हमारी जनरल पब्लिक है, जो हमारी आम आदमी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो इसलिए हमने हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट को अलग कर दिया। तो अब हेड ऑफ स्टेट के होने का मतलब क्या है, मतलब है कि अगर कोई हमारे पास एक रीजन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंट्री है ऑन द मैप, उसका हेड ऑफ स्टेट होना। अब हेड ऑफ स्टेट का मतलब क्या है कि उसके सर के ऊपर किसी एक बड़ी अथॉरिटी का हाथ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से, व्हाई डू वी से कि अ चाइल्ड मस्ट हैव पेरेंट्स,
बिकॉज द पेरेंट्स टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। ऐसे ही द प्रेजिडेंट टेक्स केयर ऑफ द कंट्री एंड द कंट्रीमैन, ठीक है। तो ऐसे प्रेसिडेंट का हाथ या उस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे जो बैठा है उसका या उनका हाथ हमारे कंट्रीमैन पर है। तो हेड ऑफ स्टेट की जो हमारी जो सीट है या वो जो गद्दी है वहाँ पर किसी का हमेशा रहना या बैठे रहना होना ज़रूरी है। इसलिए ही हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट हैं कि एज सून एज, ठीक है, एज सुन एज हमारे प्रेसिडेंट जो हैं किसी भी कारण से अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उनकी जो सीट है वो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो होल्ड कर लेंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो हमारे पास हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। तो वो हम आगे देखेंगे कैसे और क्या होता है, ये तो बस ऊपर ऊपर की बात है। तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इज़ द हेड ऑफ द स्टेट वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब किसी भी कंट्री में अगर हेड ऑफ स्टेट नहीं है इट्स तो उस कंट्री को ऐसे हम परसीव किया जाता है कि मतलब ये कंट्री बहुत वल्नरेबल है, इसके ऊपर अटैक किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो ही उनका ही हमारी आर्मी के ऊपर, हमारी आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर और डिफेंस के ऊपर उनका कंट्रोल होता है, ठीक है। तो हेड ऑफ स्टेट का 24/7 थ्रू आउट द ईयर 365 डेज होना ज़रूरी है, ठीक है। हो सकता, क्योंकि अगर आप ये पूछते हो कि ऐसा क्या गवर्नमेंट मतलब हेड ऑफ गवर्नमेंट के लिए भी ज़रूरी है, तो ऑब्वियसली आपको ये पता ही होगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए तभी हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलेगा और गवर्नेंस होगी कंट्री की। लेकिन इसका सिंपल सा एग्जांपल आप यहाँ से समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो बनती हैं, ठीक है। वो बीच बीच में उनका रिसेस भी आता है उनके सेशंस के बीच में। उसके अलावा वो गवर्नमेंट्स जो हैं जब डिज़ोल्व हो जाती हैं, जब नए जो इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए, तो उसके बीच में कोई भी गवर्नमेंट नहीं होती है। तो ऑब्वियसली हेड ऑफ स्टेट हर टाइम होना ज़रूरी नहीं है, होना ज़रूरी है बट अगर नहीं होता है तो इट्स नॉट एज मच बिग ऑफ एन एमरजेंसी एज मच इट इज़ व्हेन देयर इज़ नो हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। तो आर्टिकल 74 प्रोवाइड्स फॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस, ठीक है। द एडवाइस सो टेंडर्ड इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। तो ये तो हमने पढ़ लिया था, यहाँ पर ही पढ़ लिया था। अब इसके बाद दिखाई दे रहा है सबको, हाँ। हम आ जाते हैं हमारे सेकंड फीचर पे। व्हाट इज द सेकंड फीचर? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो सेकंड फीचर है वो क्या बोलता है? मेजॉरिटी पार्टी रूल। द पॉलिटिकल पार्टी विच सिक्योर्स मेजॉरिटी सीट्स इन द लोकसभा, ठीक है, फॉर्म्स द गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अंदर कुछ ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं कि लोकसभा में जो हमारी पार्टी है जिसके पास मेजॉरिटी सीट्स होंगी वो हमारी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। इसके अलग अलग तरीके भी होते हैं, हो सकते हैं। कोलिशन गवर्नमेंट भी फॉर्म की जाती है, ठीक है। द लीडर ऑफ द पार्टी इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जो पार्टी का लीडर है, अब हमारे जो बीजेपी है उस पार्टी के जो लीडर है वो है हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो इसलिए उनको प्रेसिडेंट हैं वो अपॉइंट करेंगे कि भाई तुम्हारी जो पार्टी है मुझे लग रहा है कि इसकी मेजॉरिटी है और तुम इसके लीडर हो, दैट्स वाई आई एम अपॉइंटिंग यू एज द प्राइम मिनिस्टर। एंड अगर वो अपना जो मेजॉरिटी है वो प्रूव कर देते हैं विद कॉन्फिडेंस मोशन, तो फिर जो क्या कहते हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। और उसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि दीज आर द पीपल, दीज आर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट विच आई वांट टू बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। Other ministers are appointed by the president on the advice of the prime minister. However, when no single party gets the majority, a coalition of parties may be invited by the president to form the government. ठीक है, कुछ इसके अंदर मैथमेटिक्स नहीं है। थर्ड फीचर क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमने हमारे बाइंडिंग एक्ट में भी देख लिया था, हमारे 75th आर्टिकल का फोर्थ प्रोविजन, फोर्थ क्लॉज। सो दिस इज द bedrock principle of parliamentary government, ठीक है। collective responsibility, executive responsible to the legislature, the ministers are collectively responsible to the parliament in general and to the lok sabha in particular, ठीक है। तो in general parliament को जो हमारी government है वो responsible है in general, they are in general, but they are in particular responsible to the lok sabha, क्योंकि obviously जो हमारे जो ministers हैं, ठीक है, वो ऑब्वियसली राज्यसभा से भी हो सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट जो फॉर्म होती है
वो हमारे लोकसभा से होती है, ठीक है। दे एक्ट एज अ टीम एंड स्विम एंड सिंक टुगेदर, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्लाइज दैट लोकसभा कैन रिमूव द ministry, that is council of minister headed by the prime minister, from office by passing a vote of no confidence। तो लोकसभा है वो हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारी जो मिनिस्ट्री, ठीक है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर है, उसको रिमूव कर सकती है एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, लोकसभा रिमूव कर सकती है, ठीक है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि वो एक ही बारी में सारे के सारे हटेंगे या एक ही बारी में सारे के सारे गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। उसके अलावा फोर्थ हमारा जो यहाँ पर पॉइंट है वो क्या है, फीचर, पॉलिटिकल होमोजेनिटी। यूजुअली मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी, ऑब्वियसली, ठीक है। कोलिशन गवर्नमेंट है, दैट्स अ डिफरेंट केस, बट इन सिंस 1990s और लेट्स से मोरारजी देसाई गवर्नमेंट जब हमारे 1978 में फॉर्म हुई थी, तो उसके बाद से थोड़ी सी कॉलिशन जो गवर्नमेंट है उनका बनना चालू है। उससे पहले तो हमारी मेजॉरिटी पार्टी रूल के हिसाब से एक ही गवर्नमेंट थी, जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, वो हमारी जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म किया करती थी, ठीक है। तो यूजुअली मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी यूजुअली एंड हेंस दे शेयर द सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उनकी सेम आइडियोलॉजीज़ नहीं होंगी, अगर मान लेते हैं कोलिशन गवर्नमेंट है, तो उनकी फिर एक दूसरे से क्लैशेज होंगे उनकी आइडियोलॉजीज़ में। कोई बोलेगा कि भाई हमें क्या कहते हैं गरीबों को ऊपर उठाना है, कोई बोलेगा नहीं हमें मतलब फॉर एग्जांपल कोई बोलेगा कि नहीं हमें एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं एजुकेशन से पहले हेल्थ आती है, हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके के डिफरेंसेस उनके आ सकते हैं। इन केस ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट द मिनिस्टर्स आर बाउंड बाय कंसेंसस, ऑब्वियसली। अब क्या कहते हैं, अगर आइडियोलॉजी सेम है, मेजॉरिटी पार्टी रूल चल रहा है, तो उसके अंदर सबकी सेम आइडियोलॉजी है, तो किसी का क्लैशेस होंगे ही नहीं। बट अगर अलग अलग कोलिशन गवर्नमेंट, अलग अलग पार्टीज़ की मिलके कोलिशन गवर्नमेंट बनी है, तो फिर वो कंसेंसस से कि भाई वो वोट करते हैं और बोलते हैं कि हाँ दिस इज़ गोना हैपन एंड वी वोट फॉर दिस एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ गोना हैपन, अदरवाइज उनके क्लैशेस होंगे। ओके, तो अभी तक हमने 4 फीचर्स पढ़ लिए हमारे। एक तो ये कि नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं और क्यों होते हैं, ठीक है। फिर हमने मेजॉरिटी पार्टी रूल पढ़ा कि भाई जो पार्टी हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स जो गैदर करती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स गैदर करती है लोकसभा में, वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, ठीक है। मिनिस्टर जो हैं, ठीक है, वो तो एमपीज हो गए, लेकिन जो मिनिस्टर हैं वो राज्यसभा से भी आ सकते हैं। उसके अलावा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे सिंक एंड स्विम टुगेदर, ठीक है। हाँ, उसके अलावा पॉलिटिकल होमोजेनिटी, कोशिश ये की जानी चाहिए कि आइडियोलॉजी सेम हो, सो दैट द गवर्नमेंट है इट रन्स स्मूथली। उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, डबल मेंबरशिप। द मिनिस्टर्स आर मेंबर ऑफ बोथ द लेजिस्लेचर्स एंड द एग्जीक्यूटिव। अब ऑब्वियसली अगर ये एक कोई मिनिस्टर है, ठीक है, तो इनके पास डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे और क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये थे एक लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि ये एमपी हैं, इनको आप मेरे लिए मिनिस्टर बनाओ, तो अब इनके पास ये मिनिस्टर बन गए, तो अब इनके पास एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। तो उनके पास डुअल मेंबरशिप है। द मिनिस्टर्स आर मेंबर्स ऑफ बोथ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। दिस मीन्स दैट अ पर्सन कैन नॉट बी अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ऑब्वियसली। ये द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स दैट अ मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स सीजेस टू बी अ मिनिस्टर। ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था 75th आर्टिकल के कौन से क्लॉज में? 5th क्लॉज में, ठीक है। आर्टिकल 75 क्लॉज 5, अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months is not a member of either house of the parliament shall at the expiration of that period ceases to be a minister, ठीक है। अब हमारा जो फीचर 6 है वो क्या है? लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लीडर हैं, अपनी पार्टी के भी और गवर्नमेंट के भी, और वो रियल एग्जीक्यूटिव भी हैं। द प्राइम मिनिस्टर प्लेज द लीडरशिप रोल इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है।
ही इज़ द लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑब्वियसली लीडर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, एंड द लीडर ऑफ द पार्टी. तो ही इज़ लीडर इन 3 different fields or zones in power, the leader of the party in power. In these capacities, he plays a significant and highly crucial role in the functioning of the government. So that is why Prime Minister is very important, and that is why he is called primus inter pares, and that is why the government is sometimes called prime ministerial government or prime ministerial form of government. Now the 7th feature, dissolution of lower house. ठीक है, डिसोल्यूशन एज इन कि लोअर हाउस क्या है हमारा, लोकसभा. ठीक है, तो एल से एल आप याद कर सकते हो. डिसोल्यूशन मतलब उनका बिखर जाना. द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा, कैन बी डिसॉल्व्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, एज सिंपल एज दैट कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो बोल सकते हैं कि भाई आप जो लोअर हाउस है, जो लोकसभा है, उसको डिसॉल्व कर दो. प्रेसिडेंट को वो बोलेंगे और उनकी रिकमेंडेशन पे ऐसा हो भी सकता है. इन अदर वर्ड्स, द प्राइम मिनिस्टर कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म, दैट इज 5 years, एंड होल्ड फ्रेश इलेक्शंस. अब ऑब्वियसली अगर उन्होंने लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए बोल दिया है तो वो भी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी है, वो भी मिनिस्टर्स नहीं रहेंगे, और जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और थे वो अब नहीं रहेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. दिस मीन्स दैट द एग्जीक्यूटिव एंजॉयज द राइट टू गेट द लेजिस्लेचर डिसॉल्व्ड. ठीक है, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम. तो यहाँ पर ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट किया गया है कि ऑल्दो द एग्जीक्यूटिव is responsible to legislature, but executive also has the power to take the power away from the legislature. This means that the executive enjoys the right to get the legislature dissolved in a parliamentary system. And the last 8th point, which is the 8th feature, ठीक है, the ministers operate on the principle of secrecy of procedure and cannot divulge information about their proceedings, policies and decisions. ठीक है, इसके अंदर कुछ मैथमेटिक्स नहीं है, वो बस बेसिकली क्या है कि उनकी ओथ ऑफ सीक्रेसी लेते हैं तो उनको एक प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी के को अडहेयर करना होता है. अडहेयर क्या है, अबाइड करना होता है. एडहेरेंस पता है ना, एडहेसिव. सो about their proceedings, policies and decisions, they take the oath of secrecy before entering their office. The oath of secrecy to the ministers is administered by the president. ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था. oath of secrecy हमारा मेरे ख्याल से 75th आर्टिकल का 4th क्लॉज था. तो 5th क्लॉज क्या है, एक्सपिरेशन ऑफ 6 months. 6th क्लॉज क्या है, सैलरीज एंड अलाउंसेज. इसके अंदर हमारा शेड्यूल 2 है, और जो हमारा 3rd शेड्यूल है जिसके अंदर हमारा ओथ्स एंड अफर्मेशंस है वो क्लॉज 4 है आर्टिकल 75 का. ठीक है, इसके अलावा अब हम फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट देख लेते हैं एक बार, उसके बाद आज का ये जो हम लेक्चर है वो ख़त्म करेंगे. अनलाइक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, द फीचर्स ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर एज फॉलोज. ठीक है, द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, तो अमेरिका में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, वो ही हेड ऑफ द स्टेट हैं, वो ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट है. ठीक है, एज हेड ऑफ द स्टेट ही ऑक्यूपाइज अ सेरिमोनियल पोजिशन. सो दिस वर्ड यू कैन यूज दिस वर्ड इन राइटिंग योर आंसर, सेरिमोनियल पोजिशन, और टाइटुलर एग्जीक्यूटिव. सो ही होल्ड्स द सेरिमोनियल पोजिशन. As head of the government, he leads the executive organ of the government. The president is, the executive in America. So, वो as head of the state, he holds the ceremonial position. और इसके अलावा वो गवर्नमेंट जब रन करते हैं तो he leads the government being a executive head or the head of the government. बी जो पॉइंट है हमारा फीचर है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का. द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 4 years. तो हमारे यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज मतलब जितने भी हमारे जो लोग हैं, वो जितने भी हमारा वोटर बेस है, ठीक है, उसको हम इलेक्टोरल कॉलेज बोल रहे हैं. फॉर ए फिक्स टेन्योर ऑफ 4 years. तो हमारे जो अमेरिका में, यूएसए में जो हमारे उनके, मैं हमारे बोल रहा हूँ बारी बारी,
यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं वो 4 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं, जबकि इंडिया में 5 के लिए होते हैं. ही कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द कांग्रेस एक्सेप्ट बाय इम्पीचमेंट फॉर अ ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट. ठीक है. अब कांग्रेस के यहाँ पे पार्लियामेंट, उनके पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है. जैसे हमारे पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहा जाता है, उनके पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है. ठीक है. तो इट्स नॉट द द पार्टी कांग्रेस जो हमारे इंडिया में है. ठीक है. तो इम्पीचमेंट, अब रिमूवल जो है वो रिमूवल एंड इम्पीचमेंट में फ़र्क है. ठीक है. तो प्रेसिडेंट इम्पीच किए जाते हैं, रिमूव नहीं किए जाते. और उसका सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है, विच इज़ उन्होंने कोई ऐसा एक्ट किया हो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो. ठीक है. उसके अलावा इम्पीचमेंट जो है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जब हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे. तो आप तब तक इसको इम्पीचमेंट वर्ड को बस पढ़ो और याद रखो. सी पॉइंट, द प्रेसिडेंट गवर्न्स विद द हेल्प ऑफ अ कैबिनेट. ठीक है. तो यहाँ पर जैसे हमारे इंडिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास कैबिनेट होता है. यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास कैबिनेट होता है यूएसए में. गवर्न्स विद द हेल्प ऑफ अ कैबिनेट और अ स्मॉलर बॉडी कॉल्ड किचन कैबिनेट. ठीक है. तो उनके पास एक कैबिनेट होता है. अब ज़रूरी नहीं है, तो देखते हैं. इट इज़ ओनली एन एडवाइजरी बॉडी. ठीक है. एंड कंसिस्ट ऑफ नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर सेक्रेटरीज. ठीक है. एंड दीज आर नॉन इलेक्टेड. एंड डिपार्टमेंटल मतलब ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे. ठीक है. और वो उसके सेक्रेटरीज होंगे. इनको इलेक्ट नहीं किया जाता, नॉन इलेक्टेड है. इसको जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, नॉट हमारे यूएसए के प्रेसिडेंट है, वो अपॉइंट करते हैं. और ये जो बॉडी है इसको बोला जाता है किचन कैबिनेट और कैबिनेट. दे आर सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय हिम. ऑब्वियसली अभी हमने बोला, एंड आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू हिम. ठीक है. एंड कैन बी रिमूव्ड बाय हिम एट एनी टाइम. डी, द प्रेसिडेंट of USA and his secretaries are not responsible to the Congress. अब यहाँ पर यही जो मेन डिफरेंस है प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आ जाता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मैं बारी बारी जान के बोल रहा हूँ आपके दिमाग में ये बात घुसाने के लिए, दैट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर. जो हमारे मिनिस्टर्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा इन पर्टिकुलर एंड पार्लियामेंट इन जनरल. बट इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन यूएसए, president and his secretaries, his kitchen cabinet, are not responsible to the Congress, the Parliament, for their acts. They neither possess membership in the Congress nor attend its sessions. ठीक है. E, the president cannot dissolve the House of Representatives. ठीक है. तो द लोअर हाउस ऑफ द कांग्रेस. तो द लोअर हाउस जो हमारे यहाँ पे लोकसभा कहलाता है, उनके यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाता है. और हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हमारे जो इंडिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास पावर है. बीइंग एन एग्जीक्यूटिव ही कैन एडवाइज, recommend the president. The word is recommend the president to dissolve the लोकसभा. ठीक है. और उसके बाद लोकसभा जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी और फ्रेश इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे. लेकिन जो यहाँ पे यूएसए है, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो बेसिकली जैसे हमारे यहाँ पर भी जो लोकसभा है उसके अंदर जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं. डायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब क्या है? हमारे जो पब्लिक है उन्होंने उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया है, उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव को लोकसभा में भेजा है. ठीक है. ऐसे ही वहाँ पर भी सेम चीज़ होती है. तो इसलिए इस हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है, द लोअर हाउस ऑफ द कांग्रेस. ठीक है. जिसको प्रेसिडेंट है कैन नॉट डिसॉल्व. लास्ट पॉइंट, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज द बेसिस ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम. ठीक है. अब सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? द लेजिस्लेटिव, executive and judicial powers of the government are separated and vested in 3 independent organs of the government. अब the doctrine जो है, doctrine of separation of powers है कि जो हमारी ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ये सिस्टम ही बोल लेते हैं इसको हम. इसकी 3 तरीके की पावर्स होती हैं. लॉ बनाना, लॉ को एग्जीक्यूट करना, और अगर एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम है या उनके लॉ में कोई प्रॉब्लम है तो उसको जो है जुडिशरी देखती है कि भाई क्या प्रॉब्लम है. फॉर एग्जांपल, अब ऑब्वियसली पता ही है कि कोर्ट्स में क्या होता है कि जुडिशरी है वो ये देखती है कि किसी लॉ, जो कोई लॉ है वो उसकी वैलिडिटी क्या है. ठीक है. वो वैलिड है या नहीं है, और उसको अगर एग्जीक्यूट किया जा रहा है वो वैलिडली किया जा रहा है या नहीं.
ठीक है। सो अब यहाँ पर है तो ये इसको जो लॉ बनाते हैं उनको लेजिस्लेचर कहा जाता है, जो हमारे लॉ एग्जीक्यूट करते हैं उनको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, जो इनके लॉ बनने के प्रोसीजर को, ठीक है, ये जो लॉ बना है वो सही है यानी उसको हमारी जुडिशरी देखती है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू के अंडर क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू हम देखेंगे आगे। और जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, वो भी लॉ को सही से एग्जीक्यूट कर रहा है यानी वो भी जुडिशरी देखती है। उसके अलावा अगर ये लॉ सही बनाया गया है और यहाँ पे लॉ एग्जीक्यूट भी सही किया गया है, तो अगर जो हमारी जनरल पब्लिक है, ठीक है, वो उस लॉ से अबाइड कर रही है या नहीं, तो और अगर उसने नहीं किया है तो उसका क्या किया जाएगा, उनके साथ क्या किया जाएगा, तो वो भी जुडिशरी देखती है। तो अमेरिका में ये जो 3 ऑर्गन्स हैं ये बिल्कुल सेपरेट हैं, ठीक है, ऐसे दीवार है इनके बीच में। लेकिन इंडिया में या हम बोल सकते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये दीवार एक दूसरे के अंदर थोड़ी सी घुसी हुई है, या तुम ये बोलो कि एक मेम्ब्रेन है इनके बीच में, यहाँ से यहाँ थोड़ा सा आया और जाया जा सकता है। वो आना और जाना कैसे और कब होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, बट आज की हम इसको जो हमारा सेशन है यहाँ तक ही रखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर बस 2 पेज का और बचा है, फिर इसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा ख़त्म हो जाएगा। एंड टिल देन आप इस वीडियो को देखना, 2-3 बार देखना एंड कीप स्टडिंग। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। ऑल द बेस्ट। दुनिया मुझसे और मैं सच नबी।